नमस्कार, मैं हूं नकमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। 600 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में न्यायपालिका की गरिमा कम करने की कोशिशों को लेकर एक चिंता जताई गई है। इन 600 वकीलों में बड़े वकील हैं हरीश साल्वे, पिंकी आनंद हैं, मनन कुमार मिश्रा का नाम है, अदीश अग्रवाल, ये जाने पहचाने नाम है। चिट्ठी में कहा गया है कि एक निहित स्वार्थ वाला समूह यानी वेस्टेड इंटरेस्ट वाला ग्रुप न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दबाव की ये राजनीति सबसे ज्यादा राजनीतिक मामलों में दिखाई पड़ती है, खास करके ऐसे मामलों में जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी राजनीतिक हस्तियां हों। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायपालिका के भरोसे पर असर पड़ रहा है। कुछ वकील दिन में नेताओं का बचाव करते हैं और रात को जजों पर दबाव बनाते हैं। वो बेंच फिक्सिंग जैसी बात गढ़ते हैं। जो लोग नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं वही अदालत में उनका बचाव करते हैं। चिट्ठी में यहां तक कहा गया है कि इस तरह के दबाव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। वो अदालतों के किसी सुनहरे दौर की झूठी कहानी गढ़ रहे हैं और इसकी तुलना आज जो कुछ हो रहा है उससे कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस चिट्ठी के निशाने पर कौन है? क्या वो विपक्षी नेता जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं और विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश की तरह देख रहा है? 26 मार्च की इस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी काफी कुछ कहती है। प्रधानमंत्री ने इस चिट्ठी को नत्थी करते हुए जो पोस्ट किया है वो देखने लायक है। वो कहते हैं कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात कही थी। वो बेशर्मी से अपने निहित स्वार्थों के लिए दूसरों की प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन देश के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। जयराम रमेश ने कहा है कि न्यायपालिका को बचाने के नाम पर न्यायपालिका पर ही हमला करने का प्रधानमंत्री का बेतुकापन पाखंड का चरम है। हाल के हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जोरदार झटके दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसकी एक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट इन्हें असंवैधानिक करार कर दे चुका है और अब ये बिला शक साबित हो चुका है कि वो बीजेपी को चंदा देने के लिए कंपनियों को डराने धमकाने और ब्लैकमेल करने के औजार थे। तो मुख्य न्यायाधीश के नाम वकीलों की इस चिट्ठी के साथ जो राजनीतिक टकराव शुरू हुआ है वो आसानी से थमने वाला नहीं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस चिट्ठी का मकसद क्या है, निशाने पर कौन है। तो हमारे साथ मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, वरिष्ठ वकील नलिन कोहली। स्वागत है आपका नलिन कोहली। केसी कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पूर्व एएसजी रहे हैं, और मनन कुमार मिश्रा जो अध्यक्ष हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नलिन जी, मैं आपसे शुरुआत कर लूं कि इस चिट्ठी का इस समय मकसद क्या दिखता है? क्या कहना चाहती है ये चिट्ठी? ये समय जो है ये क्या कह रहा है? जिन्होंने चिट्ठी लिखी वो मकसद बताएंगे, लेकिन विषय उनका बहुत गंभीर है। और गंभीर इतना भी बड़ा विषय है, आज देश के अंदर में जो असली पाखंड हो रहा है और वो भी न्यायपालिका को लेकर, वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और यही कांग्रेस पार्टी और कुछ गिने चुने वकील कर रहे हैं। आपको मैं 4-5 उदाहरण देने वाला हूं। प्रतिबद्ध न्यायालय हो, ये तो इंदिरा गांधी जी की हमेशा एक चाहत थी, जो इमरजेंसी के दौरान उन्होंने अपनाया। HR खन्ना साहब को हटाया, बेग साहब को लगाया। पहले तो रे साहब, उसके बाद बेग साहब। बेग साहब इतने उनके चुने हुए व्यक्ति थे कि उन्होंने बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर में एक वो भी मूव किया था, मानहानि का मुकदमा। बाद में कई पदों पे पद्म विभूषण पाए। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबद्ध थे कांग्रेस के प्रति। बहारुल इस्लाम साहब को देखिए आप, कांग्रेस के वो राज्यसभा के सदस्य थे 62 से 72 तक, असम से। फिर बने वो चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के। वहां से खत्म होने के बाद 9 महीने रिटायर होने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया। जगन्नाथ मिश्रा जी के केस को उन्होंने पार कराई, नैया पार कराई और फिर वो रहे। तो कांग्रेस पार्टी आज जो है, और मैं कहूंगा आखिरी उदाहरण देते हुए, कपिल सिब्बल जी ने ये कहा है अभी कि ये सुनहरा पल नहीं होगा, इट वोंट बी द गोल्डन एज ऑफ द जुडिशरी। वी रामास्वामी जिन पर मुकदमा, जिन पर हटाने का पूरा इंपीचमेंट का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में चला, 6 घंटे उनके लिए खड़े रहे। तो ये आप देखिए, चाहे दीपक मिश्रा जी हो जब चीफ जस्टिस थे, चाहे रंजन गोगोई जी हो, इन सब के ऊपर में लगातार वार किया गया है। एक सर्टेन ग्रुप काम करता है,
यदि उनको जजमेंट अपने मतलब की नहीं मिलती तो वो कहते हैं न्यायपालिका जो है खतरे में। एक मिनट में आपको बीच में रोक रही हूं। आपने जो कहा कि ये जो चिट्ठी है इसका मकसद, मनन कुमार मिश्रा जुड़ेंगे तो पूछेंगे कि अभी क्यों लिखी, गंभीर विषय है, लेकिन इसमें जो कहा गया कि देयर इज अ ग्रुप विद वेस्टेड इंटरेस्ट, आपने भी कहा और प्रधानमंत्री ने सीधे इसको विपक्ष पर हमला किया, कांग्रेस पर। तो ये इस चिट्ठी में कहां लिखा है कि कांग्रेस के ही वो वकील है? लाइक हाउ, कैसे हम लोग इसका इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि वो लोग जो ग्रुप की बात की और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वो वेस्टेड ग्रुप का मतलब क्या? मैं इसमें भी आ रहा हूं। आपको मैं, रंजन गोगोई जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में एक छोटा सा प्रसंग लिखा है और जो चीफ जस्टिस रहे वो, उनको कई बार वो कोट करते ये ग्रुप, लेकिन उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा है दैट आई एम ऑफ द ओपिनियन, जस्ट 3 sentences, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दो अटेम्प्ट्स एट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ द जुडिशरी आर रियल, द ट्रू डेंजर एज स्ट्रॉन्ग इफ नॉट एमिनेट्स फ्रॉम अनदर क्वार्टर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो ये कहते हैं कि आज जो है जजमेंट अच्छी नहीं मिल रही, भाई जजमेंट किसी के फेवर में आएगी, किसी के विरुद्ध जाएगी। जो भी आपके पैनल पे वकील होंगे वो देखेंगे, रोज हारते हैं जीतते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना हो सकता है कि एक ग्रुप जो है, जो कल तक सत्ता में था, हर बार जो है कहे कि भाई देखो बहुत खतरे में है, जुडिशरी अंडर प्रेशर है। कौन है, क्या है, लाइक वो कौन सा ग्रुप है? और वो चुनिंदे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कई लोग वो लगातार करते हैं। कपिल सिब्बल जी लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, मुझे बताइए, एक वरिष्ठ वकील है कपिल सिब्बल जी, कैसे कह सकते हैं दिस विल नॉट बी द गोल्डन एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ऑन व्हाट बेसिस डज ही से दैट? जिस आपने प्रतिबद्ध जुडिशरी की बात की ना, तो वो तो आरोप किसी भी सरकार पे लगता है कि जो सरकार पावर सत्ता में होती है और ज्यादा दिन तक होती है तो जुडिशरी प्रतिबद्ध, ये विपक्ष भी कहेगी, ये आरोप लगेगी। लेकिन मैं शामिल करना चाहती हूँ इस बहस में केसी कौशिक जी को भी, जो पूर्व एएसजी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आपने सुना कौशिक साहब, और आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? एक वेस्टेड ग्रुप की बात होती है, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप की, जो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जुडिशरी पर, जो इस चिट्ठी में लिखा गया है, गंभीर विषय। जहां तक वेस्टेड ग्रुप का बात है, जब तक उनके नाम उजागर नहीं हो तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन वेस्टेड ग्रुप में है। वेस्टेड ग्रुप में तो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी मानने वाला हो सकता है। जब तक ये नहीं पता लगे वेस्टेड ग्रुप से मतलब क्या है, तो उस पर टिप्पणी करना अतिशयोक्ति होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक इस लेटर का सवाल है, जिस लेटर की कॉपी मेरे को मुहैया कराई गई है, इस लेटर में करीब 100 साइन है। 100 साइन में से जो पहला साइन है वो राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का है। उसके बाद पहले पेज पे जो 5-6 साइन है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल के सिग्नेचर हैं, और बाकी जो सिग्नेचर्स हैं वो सिग्नेचर में ऐसा लगता है जो किसी पैनल पे हैं और वो सबने सब साइन करते चले गए। सबके नाम, सबके जो वो नंबर है वो आर से शुरू होता है। तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय खतरे में, उसके लिए जो चिट्ठी लिखी जा रही है, वो चिट्ठी, जो हो सकता है कि मेरे पास जो चिट्ठी आई वो गलत आ गई हो, लेकिन जो चिट्ठी मेरे को मुहैया कराई गई आप लोगों के द्वारा, उस चिट्ठी में करीब 100 सिग्नेचर हैं, और 100 सिग्नेचर में से ज्यादातर 99% जो मैंने देखा है वो राजस्थान हाई कोर्ट के जो वकील हैं उनके सिग्नेचर, और उनको सुप्रीम जी ओके मनन कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये एक मिनट, मनन जी जो हैं वो वन ऑफ द सिग्नेटरीज हैं, आपने इस पर चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं। एक सवाल उठता है कि इस चिट्ठी में किसी का कोई नाम नहीं है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला ग्रुप है, वो ग्रुप कौन है जब ये नहीं पता, तो क्या ये अतिशयोक्ति नहीं है अज्यूम कर लेना कि ये विपक्ष के या कांग्रेस के लोग हैं? फिर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने जो इसको कॉन्टेक्स्ट लेकर हमला किया है कांग्रेस पर, कि कांग्रेस की ही नीति है इस तरह से डराना धमकाना, वो कितना सही है? मनन कुमार मिश्रा, चूंकि आपने भी चिट्ठी लिखी है, आपसे ये भी पहले शुरुआत में पूछ लूं कि इसका मकसद चिट्ठी का अभी क्या है? क्या ऐसा खतरा आप लोगों को लग रहा है जुडिशरी पर? बता रहा हूं मैं। अभी 2 दिन पहले एक दूसरी चिट्ठी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिखी गई सुप्रीम कोर्ट के एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स के द्वारा। उसमें यह बात बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका खतरे में है, न्याय नहीं हो पाता है, बेंच फिक्सिंग होती है, और तरह तरह की बातें लिख के उसको सोशल मीडिया के थ्रू पूरी तरह देश दुनिया में वायरल किया गया। जब हम लोगों ने देखा, कुछ सेंसिबल लॉयर्स जो भी हैं, हमारे पर एज ए लीडर ऑफ द बार हम पर प्रेशर पड़ा, चारों तरफ से वकीलों ने कहा कि इस ढंग की चिट्ठी को वायरल करके हमारी न्यायपालिका को खंडित करने का प्रयास,
उसको बदनाम करने का प्रयास, पर्टिकुलरली कुछ जजेज का नाम लेके बदनाम करने की कोशिश किया गया, बेंच फिक्सिंग की बात की गई। तो ऐसी स्थिति में एज ए लीडर ऑफ द बार मेरा भी चुप रहना, या जो अदर सेंसिबल लॉयर्स उस पर सिग्नेटरी हैं उनका चुप रहना उचित नहीं था। तब हम लोगों ने माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी और हमने कहा कि न्यायपालिका पे कोई खतरा नहीं है, हमारी जुडिशरी बखूबी काम कर रही है, हमारे सारे जजेस। इस चिट्ठी में जो कंसर्न्स आप लोगों ने जो चिंता व्यक्त की है वो क्या है? जैसा अभी यहाँ पर केसी कौशिक कह रहे थे कि उन्हें जो चिट्ठी मिली उसमें 100 लोगों का सिग्नेचर था, ज्यादातर राजस्थान के वकील थे यहाँ पर। वो तो हमारा नाम तक नहीं लिए, उन्होंने कहा कि सिर्फ राजस्थान के लोगों ने सिग्नेचर किया है। तो अब वो चिट्ठी, मैं ही कह रहा हूं कि एज ए चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैंने सिग्नेचर किया है, अब उनको वो चीज नहीं मिली है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है आनंद जी, इसमें मेन कंसर्न आप लोगों की चिंता इस समय क्या है? इसमें कहा गया कि पॉलिटिकल और प्रोफेशनल प्रेशर है, और खास करके उन मामलों में जहां पर कोई पॉलिटिकल फिगर का मामला आता है प्रेशर है। तो ये जो समय है जब इस तरह के केसेस चल रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी सुनवाई हो रही है, इसलिए इस समय पे सवाल उठता है कि अभी इस चिट्ठी मतलब किस तरह का दबाव, क्या प्रेशर महसूस होता है, क्या मेन कंसर्न्स हैं आप लोगों के? सबसे क्रूशियल चीज समय है। अभी का समय देखिए, दो चीजें सामने हैं। एक तो पॉलिटिकल फिगर्स, बड़े नामी गिरामी जो कहे जाते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, दो चीफ मिनिस्टर्स फेस कर रहे हैं, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड के और एक अभी वर्तमान चीफ मिनिस्टर दिल्ली के। तो ये लोग करप्शन का मामला फेस कर रहे हैं। इनको रिलीफ, अपना मनचाहा रिलीफ, इनके लॉयर्स को, जिन लोगों ने ये चिट्ठी हम लोग के पहले माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, उनको मनचाहा रिलीफ नहीं मिल रहा। एक पिटीशन जिस दिन आपने कहा कि मनचाहा रिलीफ या मतलब माय वे और हाईवे, इस चिट्ठी में एक लाइन है नालन जी। तो ये बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है इसमें, और ये एक कंसर्न है इस समय। कैसा प्रेशर? मैं फिर कह रहा हूं, सरकार कोर्ट में हार तो रही है कई केसेस, ऐसा नहीं है कि हर केस सरकार जीत रही है, क्योंकि यही होता है, सरकार कुछ केस जीतेगी कुछ हारेगी। हर व्यक्ति जो जाता है एक साइड हारेगी, एक नहीं हारेगी। जब सरकार हार जाती है तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाती है इन लोगों के लिए जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये सारी बातें जो अपनी ट्वीट में आज लिख रहे हैं जवाब में, उनको बाहरुल इस्लाम नहीं याद आता है। एक बार मुझे लगता है धनंजय महापात्रा जी का पीस उनको भेज देना चाहिए हमें, ताकि पढ़ ले कि कांग्रेस के टाइम पे किस प्रकार पे कमिटेड जुडिशरी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, जस्टिस रंजन गोगोई की बुक पढ़ लेनी चाहिए। ये सारे एजेंडाज हैं। जब उनको लगता है कि भाई हमारे मन से, जो मन्नन मिश्रा जी अभी कह रहे हैं, जजमेंट नहीं आता, तो फिर कहते हैं जुडिशरी खतरे में, दिस इज नॉट द गोल्डन पीरियड। हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं है क्या? आप देखिए वकील आजकल क्या चाह रहे हैं, कुछ एक स्पेशल सेगमेंट है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट आएंगे। भाई हमारी सुनवाई यहां होना चाहिए। किसने उनको रोका है कि हाई कोर्ट ना जाए? उनकी प्रैक्टिस उन हाई कोर्ट्स में नहीं है, तो वहां जाने के लिए वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आए पहले। सुप्रीम कोर्ट कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आप इग्नोर करके सीधा सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को दखल ना दे, फिर आप कहे जी दिस इज नॉट द गोल्डन पीरियड। ऐसे कैसे चलेगा? तो ये अनयूजुअल टाइम्स है, और अनयूजुअल ये भी है कि पहली दफा कोई सर्विंग मुख्यमंत्री जो है वो जेल में है, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो। केजरीवाल जी का केस थोड़ा अलग है। वो बेशर्मी से रहना चाहते सत्ता में, उन्होंने आज तक जो कहा वो कभी किया नहीं। एक राजनीतिक विषय है, मुझे नहीं समझ आता कि कोई अगर पॉलिटिकल भाषण या राजनीतिक भाषण कोर्ट के अंदर देगा तो उसे रिलीफ कैसे मिलेगी? कोर्ट के अंदर आपको कानूनी बात रखनी है, आपके वकील वो रखेंगे, आप भाषण देके फिर कहो जी कोर्ट ने इस काम करा तो कैसे चलेगा? केसी कौशिक ने जो सवाल उठाया था ना, वो मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। जब उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई मेंशन नहीं है और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप की बात है, और किस ग्रुप की बात है, तो ये टिप्पणी कि ये कांग्रेस के ही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये इजंट दिस आप अपने आप कंक्लूड कर रहे हैं? कौशिक साहब भी एक वरिष्ठ वकील है, और हम लोग तो जजमेंट्स के अंदर में ध्यान से पढ़ लेते हैं। We read into the judgments as they put. So this is an inference. I mean, very simply put, it's not very complicated to see who are the vested interests. The vested interests either have their tentacle, either they belong to the Congress party, or their tentacles go and join the Congress लेकिन party. अगर मामला केस में उल्टा है तो वेस्टेड इंटरेस्ट दूसरी तरफ से भी हो सकता है। कौशिक जी, आप इसके ऊपर, आपको बहुत सिंपली नलिन जी ने कहा कि ये तो समझने का खेल है, ये तो समझ में आ रहा है कि कौन हो सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट। देखिए, पहले तो मैं मनन मिश्रा साहब के सवाल का जवाब दूंगा। मनन मिश्रा साहब ने कहा कि इनकी प्रॉब्लम नहीं है कि चिट्ठी मेरे को मिली या नहीं मिली है। मैंने उस चिट्ठी पे टिप्पणी करी है जो आपने मेरे को मुहैया कराई है।
उसमें मनन मिश्रा साहब के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये, मनन मिश्रा साहब भी एक बार के लीडर हैं, हम भी बार के लीडर हैं। और जहां तक नल्ली जी का सवाल है, नल्ली जी बड़े वकील हैं, लेकिन इनको एक बात में जरूर ध्यान रखो, इन्होंने रंजन गोगोई साहब का बार बार जिक्र किया है। रंजन गोगोई साहब वो हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट के तुरंत बाद एक पार्टी ने उनको राज्यसभा का टिकट दिया था। उनकी किताब को बार बार कोट करना मेरी समझ के बाहर की बात है। और जिन्होंने भी ये चिट्ठी लिखी, मनन जी एक मिनट, कौशिक जी को बात पूरी करने दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये, रंजन गोगोई साहब नॉमिनेटेड मेंबर हैं या वो क्या नाम है राज्यसभा में किसी भी फॉर्म में आए हैं। उनको रिटायरमेंट के बाद क्या हम झुठला सकते हैं? उनको रिटायरमेंट के इमीडिएट बाद जो भी रूलिंग पार्टी थी उसने उनको नॉमिनेट किया, हम इसको झुठला सकते हैं क्या? तो उनकी किताब पे हम यहाँ बार बार कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अरे कौशिक साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इनका बिल्कुल दिल से धन्यवाद कह रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रतीक्षा थी कि ये सवाल आना चाहिए जस्टिस गोगोई के लिए, क्योंकि जजेस की एक प्रॉब्लम है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। जजेस पीछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने कहा, एक दिन उन्होंने अपना हाथ ऐसे हिलाया और ट्विटर और सबके ऊपर में मजाक उड़ाया गया। जज अपने आप को जजमेंट्स के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को डिफेंड करना पड़ता है, एंड वी शुड डिफेंड देम। रंजन गोगोई साहब पे आइए, पहले तो सही बात, नॉमिनेटेड है। सेकंड, रंजन गोगोई साहब ने मुझे बताइए क्या गलत किया? एज ए नॉमिनेटेड मेंबर ही इज नाउ राज्यसभा मेंबर, नॉट एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। कोई पॉलिटिकल डिबेट में कुछ बोला उन्होंने? लेकिन बहरुल इस्लाम का जवाब जरूर बताइए। राज्यसभा एमपी फ्रॉम 62 to 72 resigns as the 9 months after retirement of Chief Justice of Guwahati, then is brought to the Supreme Court, gives Jagannath Mishra benefit in a forgery case. After that, resigns, goes and contests the election, gets the Padma Vibhushan for that. Well, therefore, this is a good example. Do not compare Justice Gogoi, who's also from the state of Assam. Justice Gogoi और बहरुल इस्लाम को सामने करिए। जस्टिस गोगोई जवाब देना चाहेंगे ये आखिरी, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही है। कौशिक जी, बहरुल इस्लाम की बार बार बात करें नलिन कोहली, लेकिन क्या कोई वैसा कभी कोई रिपीट नहीं हुआ किसी और शासन में? देखिए, बहरुल इस्लाम का उन्होंने एक पॉलिटिकल लिंक किया है। ये मैं यहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट के लिए किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए एडवोकेट आपके सामने अपियर हो रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने रंजन गोगोई के सामने बारे में कहा, उनके बुक का जिक्र किया, इसलिए मैंने टिप्पणी की है। मैं अदरवाइज कौन पार्टी किसको बना रही है, किसको निकाले, ये मेरा काम नहीं है। एज ए बार लीडर हमारी यदि क्या नाम है जजेस के अगेंस्ट कोई टिप्पणी कर रहा है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है जजों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये कहना कि बिना इसके कि कौन ग्रुप कर रहा है, क्या कर रहा है, एक वेग में चिट्ठी लिखना, ये अतिशयोक्ति है। दूसरी बात ये है कि जो चिट्ठी लिखी गई है इसका टाइम बड़ा गलत है। इस टाइम जनरल इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और पब्लिक डोमेन में ये बात है कि ये इलेक्शन बोर्ड का निर्णय आने के बाद की चिट्ठी है। कर रहे हैं जो कपिल साहब ने लिखा है उस चिट्ठी की या हम लोग की चिट्ठी की? चलिए, आखिरी हमारे पास समय मैं वकील होते हुए ही आप उतने वरिष्ठ, मैं भी एक वकील होते हुए ही इन बातों को रख रहा हूं। बहरुल इस्लाम जी का मैं राजनीतिकरण नहीं दिखा रहा हूं कि एक जज क्या कमिटेड जुडिशरी का पार्ट कैसे था। ये मेरा लेकिन आपने ये जो सवाल उठाया कौशिक साहब, ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये इन्फ्रेंस निकाले ना कि किसकी बात हो रही है, अतिशयोक्ति है, दूसरे किसकी टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं जब किसी का नाम नहीं है, तो इसको हम क्या एक टूल बना सकते हैं विपक्ष पर हमला करने का। लेकिन ये मुद्दा काफी कॉम्प्लिकेटेड है अब, और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस जो है वो आमने सामने है। धन्यवाद आपका नलिन कोहली और धन्यवाद आपका केसी कौशिक जी। इस बारे में थैंक यू। हमारे पास वक्त इतना ही था, एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम सच की पड़ताल में। धन्यवाद। और बात इजराइल और हमास के युद्ध की। किसी भी जंग में सबसे ज्यादा चोट बच्चों और महिलाओं को झेलनी पड़ती है। कहने को जंग पुरुष लड़ते हैं, लेकिन मारी महिलाएं जाती हैं, सताई महिलाएं जाती हैं, उनका यौन उत्पीड़न होता है, उनको यौन गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल हमास जंग में भी ये हकीकत फिर से सामने आ रही है। हमास की कैद से छूटी अमित सुजाना उस भयावह दौर को याद कर अभी भी सिहर जाती है। वो 55 दिन हमास के कब्जे में रही। इस दौरान उनके साथ मारपीट हुई, यौन उत्पीड़न हुआ। अक्सर ऐसे मामलों में महिलाएं मुंह खोलने से बचती हैं। सुजाना पहली इजरायली बंधक है जिन्होंने ये बात मानी है। वो बताती हैं कि उन्हें क्या कुछ
झेलना पड़ा। ये अपहरण बहुत ज्यादा डरावना और क्रूर था। मैंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पांव बांध दिए और मुझे जमीन पर घसीटा। मुझे बॉर्डर तक 1 घंटे में ले गए। मुझे बहुत बुरी तरह से मारा गया। मेरे पूरे शरीर में निशान पड़ गए और कई जगह सूजन भी आई। कुछ हफ्तों तक मुझे वहां रखा गया। हमास के सैनिक मुझ पर हर समय नजर बनाए रखते थे। मुझे अंधेरे कमरे में रखा गया था, यहाँ तक कि मुझे बाथरूम का दरवाजा बंद करने की भी इजाजत नहीं थी। इसके बाद वो मुझे हमास के सैनिकों के साथ कई जगह ले गए। सभी सैनिकों ने मेरे साथ और दूसरे लोगों के साथ क्रूरता की। मुझे 40 मीटर गहरी हमास टनल पर भी रखा गया। वहां पर सांस लेने में तकलीफ होती थी और खाना भी बहुत कम मिलता था। अमित सुजाना 55 दिन कैद में रहने के बाद 105 अन्य बंधकों के साथ रिहा हुई। जब हमास वाले उनका अपहरण कर रहे थे, तब भी उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। याद कर सकते हैं कि जब हमास के हमलावरों की पहली तस्वीरें आई थी, तो महिलाओं के साथ उनके बर्बर सलूक के कई उदाहरण भी सामने आए थे। इजराइल का कहना है कि दुनिया देखे हमास महिलाओं से कैसा सलूक कर रहा है। हमास पर बंधकों को रिहा करने का दबाव डाला जाना चाहिए। This is a wake up call. ये हमारे लिए चेतावनी है कि वो कार्रवाई करें और हमास पर बंधकों को छुड़ाने के लिए दबाव डालें, ताकि हमारे बंधकों को घर लाया जा सके। हमास में 134 बंधकों की हालत भयावह है। यही कारण है कि हम गाजा में हैं। यही कारण है कि हम लड़ते हैं। हमारा युद्ध हमास के खिलाफ है, गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं है। हम हमास के आतंकवादियों और गाजा के लोगों के बीच अंतर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हम लैंड, एयर और सी द्वारा सुविधा दे रहे हैं। लेकिन जो कुछ इजराइल की औरतों ने झेला, वो हमास की औरतों ने भी झेला। बताया जाता है कि गाजा में 9000 औरतें मारी गई हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि गाजा की औरतें भी लगातार यौन उत्पीड़न झेल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने भी इस पर चिंता जताई है। तमाम एजेंसियां ये सारी बातें कर रही हैं, याद दिलाती हुई कि किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी शिकार औरतें ही होती हैं।